नमस्कार, मैं हूं पिनास त्यागी और आप देख रहे हैं तहकीकात। ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। आप अपना ओटीपी बहुत सेफ रखते हैं, किसी को नहीं बताते। एक बार भी ओटीपी किसी गलत आदमी को बता दिया तो खाता खाली हो सकता है। लेकिन अब एक ऐसी मशीन आ गई है जो ओटीपी पढ़ सकती है, आपके ओटीपी को फॉरवर्ड कर सकती है, खाते से पैसा ट्रांसफर भी करा सकती है, वो भी बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए। एक बार, बस एक बार आपकी गलती का इंतजार किया जा रहा है। एक बार गलती हो गई तो फिर समझिए कि उसके बाद बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। अकाउंट लूटने का यह पूरा सिस्टम जिस डार्क रूम में बनाया जाता है, पहली बार उस डार्क रूम में कैमरा पहुंचा है। कैमरे ने डार्क रूम में क्या क्या देखा, तहकीकात इसी की। All bank accounts in your name will be blocked in next 2 hours. For more information, please press 9. OTP, वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी किसी को नहीं बताना। ओटीपी बताया तो खाता खाली, ओटीपी बताया तो सारा पैसा गायब। ओटीपी बताया तो बैंक बैलेंस 0। ओटीपी कभी 4 डिजिट की होती है, कभी 6 डिजिट की होती है। उस ओटीपी के बारे में इतना तो सब जानते हैं, लेकिन ओटीपी आपके बैंक अकाउंट की चाबी है। ये चाबी एक ही बार आती है। एक ओटीपी से बैंक खाते का ताला एक ही बार खुलता है। अगली बार ताला खोलने के लिए नया ओटीपी लगता है। बैंक वाले कहते हैं कि हमारा कोई कर्मचारी भी ओटीपी पूछे तो नहीं बताना है। इसका मैसेज आता है, ईमेल भी आता है, लेकिन इस जगह तो ओटीपी बताने का झंझट ही नहीं है। मोबाइल में ओटीपी डालने की जरूरत भी नहीं है। ओटीपी आ रहा है, ओटीपी जा रहा है। एक अकाउंट का पैसा दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट का पैसा तीसरे अकाउंट में, तीसरे अकाउंट का पैसा चौथे अकाउंट में धड़ाधड़ खटाखट जा रहा है। आंखें झपकी और पैसा चुटकी बजाने से भी कम समय में छूमंतर। अभी पैसा आया था, अभी चला गया। जिस अकाउंट में पैसा आया वहां से फौरन निकलकर कहीं और पहुंच गया। मोबाइल ही मोबाइल, सिम ही सिम। 24 घंटे मोबाइल को ऑन रखने वाला यूएसबी चार्जिंग पॉइंट, एक माइक्रो प्रोसेसर और वाईफाई का सिस्टम। बाहर से कमरे का ताला बंद और अंदर 5,000 करोड़ रुपए के डार्क बिजनेस का डार्क रूम। 10 फीट बाय 20 फीट के डार्क रूम में ऐसा क्या है जिसे बनाने के लिए चीन और ताइवान के टेक्नीशियंस प्लेन से आते थे, 5 सितारा होटल में रुकते थे। वो खाली हाथ आते, खाली हाथ जाते, लेकिन इस आने और जाने के बीच रोजाना 1.5 करोड़ रुपए की कमाई का इंतजाम कर जाते। आप जो सेटअप देख रहे हैं, ये कोई डमी सेटअप नहीं है। ये डार्क रूम का ओरिजिनल सेटअप है। ये सेटअप आपके पैसे को गायब कर देता है। डार्क रूम की मशीन खुद ब खुद ओटीपी पढ़ती है। मशीन अपने आप से बैंक ट्रांजैक्शन करती है। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और चौथे से 5वें अकाउंट में पैसा कब चला जाता है किसी को भी पता नहीं चलता। जब तक आप पुलिस को कॉल करें, जब तक आप अकाउंट ब्लॉक कराएं, तब तक आपका पैसा अकाउंट टू अकाउंट मूव करते हुए क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो क्रिप्टो करेंसी डार्क नेट में खो जाती है। पटना के अकाउंट से निकले रुपए 5 मिनट में थाईलैंड के पटाया पहुंच जाते हैं। बेंगलोर से निकले रुपए बहामास पहुंच जाते हैं और लखनऊ के बैंक खाते का पैसा लाओस पहुंच जाता है। इस डार्क रूम का कीवर्ड है ओटीपी। ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड। गैंग चाइना और ताइवान का, शिकार हिंदुस्तान का। फोन कॉल आता है कंबोडिया, वियतनाम से। पैसा लूटा जाता है हिंदुस्तान से और पैसे का मैनेजमेंट होता है डार्क रूम से। ताइवान और चीन में बैठे हुए माफिया
डार्क रूम पर ऑनलाइन नजर रखते। डार्क रूम में लगे सिस्टम का कोई भी एक मोबाइल 4 घंटे से अधिक बंद रहता तो सारे डार्क रूम बंद कर दिए जाते। ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बैटिंग, फ्रॉड इन्वेस्टमेंट एप्स, साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट का पैसा रूट कैसे होता है? विदेश में बैठे गैंग आपके पैसे लूटकर कंगाल कैसे कर देते हैं और आपका पैसा पल भर में ही वो कैसे अपने पास खींच लेते हैं? ऐसे सारे सवालों के जवाब इस डार्क रूम में है। डार्क रूम के सारे राज खुलने वाले हैं क्योंकि डार्क रूम में कैमरा पहुंचा पहली बार। डार्क रूम के राज टीवी पर पहली बार। डार्क रूम की तहकीकात। अपने देश में 2 नंबर का धंधा खूब होता है। ठगी का फंदा हर रोज फेंका जाता है। हजारों लोगों को जाल में फंसा जाता है और उनसे करोड़ों रुपए ऐंठे जाते हैं। ठगी का पैसा बाकायदा अकाउंट में लिया जाता है। भारत में हर एक अकाउंट की पूरी वेरीफाइड डिटेल है, फिर भी गुनहगार पकड़े नहीं जाते। क्यों? क्योंकि मनी ट्रेल जो है वो मिल ही नहीं पाता। खाते से खाते में भेजे गए पैसे का कोई हिसाब नहीं मिलता। जो पैसा कहां गया पता नहीं चलता। खाते में भेजा गया पैसा कैश में कभी नहीं निकाला जाता। तो सवाल यह है कि भाई वो पैसा गायब कहां हो जाता है, कहां गुम हो जाता है? पहली बार इस तहकीकात के दौरान हमें इसका क्लू मिला है। इंडिया टीवी को पहली बार वो डार्क रूम मिला है जहां से पूरा पैसा छूमंतर हो जाता है। वहां कोई इंसान नहीं होता, कुछ नहीं होता, फिर भी सारा काम खटाखट होता रहता है। और इसके लिए चाहिए होता है बस फोन, इंटरनेट कनेक्शन, मिनी कंप्यूटर और बिजली। डार्क रूम को हजारों किलोमीटर बैठा कोई शख्स कंट्रोल कर रहा होता है। कैसे होता है? वहां क्या क्या होता है? डार्क रूम का काला सच, पूरा काला चिट्ठा पहली बार कैमरे। बड़ौदा के जॉयस अपटाउन में आपको बता दें कि ये बी ब्लॉक में 215 नंबर की जो दुकान है, इसे एक तरह से डार्क रूम में क्रिएट करके रखा हुआ था। हालांकि अभी पुलिस की रेड के बाद ये बंद है। मैं ये वीडियो जो पुलिस को मिला इन फ्रॉड्स के पास से, इस तरह से मोबाइल्स जो हैं वो रूटेड मोबाइल्स ये कनेक्टेड रहते हैं यहाँ पे, और इनमें सिम जो होते हैं लोगों से ठगाई करके जो लिए हुए हैं वो सारे सिम्स इसमें डाल दिए जाते हैं, और उसके बाद इन सिम में इनका जो ऑपरेशन है वो विदेशों से होता है और ऑटोमेटिकली सारे पिन वगैरह जो हैं वो जनरेट होते रहते हैं और पूरा प्रोसेस चलता रहता है। मोबाइल ही मोबाइल, हर मोबाइल में डबल सिम, 24 घंटे पावर सप्लाई, 24 घंटे चार्जिंग, राउटर से 24 घंटे इंटरनेट कनेक्शन और 24 घंटे बैंक ट्रांजैक्शन। बंद कमरे में जहां कोई स्टाफ ना हो, जहां कोई टेक्नीशियन ना हो, कोई ओटीपी डालने वाला भी ना हो, कोई कॉल करने वाला ना हो, वहां से धड़ाधड़ कॉल ट्रांसफर होते थे, खटाखट बैंक ट्रांजैक्शन होते थे। कैसे? ये थोड़ी देर में दिखाते हैं। पहले इस डार्क रूम की लोकेशन समझ लीजिए। आप देखिए ये वीरान पड़ा हुआ है पूरा। वैसे शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में है, लेकिन आप देखिए ये विंग पूरा वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ जब पुलिस पहुंची, शायद उन्हें पहले से पता चल गया था, तो इसलिए यहाँ से सामान जो है वो पूरा शिफ्ट करके इन्होंने एक घर में शिफ्ट कर दिया। लेकिन जब पुलिस पहुंची तो पुलिस को वहाँ क्या मिला, इसका भी एक वीडियो हमारे पास है। यहाँ आप देखिए, इसमें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए कितने सारे मोबाइल जो हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं। उसको कनेक्ट करने के डिवाइसेस यहाँ पे पुलिस को मिले। डार्क रूम का मतलब अंधेरा कमरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहां से जो कारोबार होता है वो बिल्कुल काला है। तहकीकात में हम उसी काले कारोबार का काला चिट्ठा खोल रहे हैं। वडोदरा के डार्क रूम में रखे गए सभी मोबाइल फोन को एक मिनी कंप्यूटर से अटैच किया गया था। हर मोबाइल के 2 सिम कार्ड में से एक सिम एक बैंक खाते से अटैच था। एक ऐप के जरिए हर मोबाइल फोन में ओटीपी रीड कर उसे आगे भेजने की ऑटोमेटिक फैसिलिटी डाली गई। हर मोबाइल फोन के दूसरे सिम कार्ड में कॉलिंग फैसिलिटी थी।
लेकिन डार्क रूम में कोई कॉल करने वाला नहीं होता था। तो कॉल होता कैसे था? यह कॉल इंटरनेट कंप्यूटिंग के जरिए होता और मैजिक जैक से कॉल का नंबर बदल जाता। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी VoIP एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे रेगुलर एनालॉग फोन लाइन की जगह ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन से कॉल करना संभव है। फोन करने वाला ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों में बैठा हो सकता है, जिसको ट्रेस करना मुश्किल होता है। डार्क रूम का पूरा सेटअप तैयार करके ठगी के धंधे को तेज किया गया। जो क्रिमिनल्स हैं इनको एक डार्क रूम सेटअप बोलते थे। ये डार्क रूम इसलिए कि यहाँ पे एक मिनिमम फैसिलिटी के साथ ये पूरा एक एडवांस सेटअप तैयार किया जाता था। डार्क रूम सेटअप का बेसिकली यूज़ होता है कि इंडियन जो डमी अकाउंट्स है जिसमें कोई भी इलीगल एक्टिविटी का पैसा, जैसे कि साइबर फ्रॉड है, इलीगल गेमिंग है, इलीगल बैटिंग है या और कोई भी इलीगल एक्टिविटी, उनका पैसा यहाँ से लेके इंडिया में जमा करके इंडिया के बाहर से ये फ़ोन ऑपरेट करके और USDT में कन्वर्ट करके बाहर भेजने के लिए यूज़ किया जाता था। डार्क रूम सेटअप करने वाले ताइवानियों ने मोबाइल को रूट क्यों किया, सारे मोबाइल एक मिनी कंप्यूटर से क्यों जोड़े और ताइवान में बैठकर उनका बॉस इस डार्क रूम पर कैसे नजर रखता है, ये पूरा मॉडल अहमदाबाद साइबर पुलिस के ACP हार्दिक माकड़िया से समझिए। इसमें अलग अलग मोबाइल्स होते हैं जो रूटेड मोबाइल्स होते हैं। तो जो ये पूरा सेटअप का जो टेक्निकल डिज़ाइन है, तो ये पूरे ये चाइनीज़ माफिया के लिए काम करने वाले अलग अलग लोगों ने डिज़ाइन किया है। तो ये पूरा जो मोबाइल्स होता है उसमें मोबाइल में रूट करके उसमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करी होती है और बैंकिंग ऐप इंस्टॉल करी होती है। तो जो भी डमी अकाउंट ये लोग यूज़ कर रहे हैं उनकी बैंकिंग ऐप होगी और एक एप्लीकेशन होगी कि जो इसमें SMS या और भी कोई डिटेल्स आ रही है वो ऑटोमेटिक फॉरवर्ड होती रहे जहाँ से ये मोबाइल कनेक्टेड है। इस मोबाइल को फिर आगे कनेक्ट करके यहाँ पे एक USB चार्जिंग हब है मल्टीपोर्ट, तो उनको वहाँ कनेक्ट किया जाता है। इसको इसलिए कनेक्ट किया जाता है ताकि ये मोबाइल 24/7 चालू रहे और 25/7 मतलब 24 घंटे चालू रहने की ये ज़रूरत है कि अलग अलग तरह के साइबर क्राइम में ये अकाउंट के यूज़ हो रहे हैं। तो अगर कोई इलीगल बैटिंग वेबसाइट पे यूज़ हो रहा है, तो अगर कोई बंदा वहाँ पे खेल रहा है, उनको डिपॉजिट करना है, तो वो ऐसे ही डमी अकाउंट में उसमें पैसा आएगा। अगर किसी की साइबर ठगी हो रही है, डिजिटल अरेस्ट या कोई और कारण से, तो ऐसे अकाउंट में 24 घंटे पैसे आ सकते हैं। इसलिए इसको चार्ज करने के लिए ये USB पोर्ट होता है। उसके बाद USB पोर्ट को एक माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर के साथ ज्वाइन किया होता है और ये माइक्रो जो कंप्यूटर है उनको ज्वाइन किया होता है USB LAN के साथ, LAN कनेक्शन के लिए, नेटवर्क के लिए, और ये LAN को कनेक्ट किया होता है राउटर के साथ। तो ये पूरा जो सिस्टम है उनको डिजाइन कॉन्फ़िगर करके ये राउटर को उन लोगों ने जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो डाइवर्ट करके उन लोगों ने जो IP दिए हैं, जो उनका सिस्टम ताइवान में है, उनसे ये पूरा सिस्टम कनेक्ट होता है ताकि इसमें जितने भी बैंक अकाउंट्स यहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं, तो जो उनका सपोर्टिंग सेंटर ताइवान में है वो लोग यहाँ से डमी अकाउंट इंडिया से ऑपरेट कर सके और उस डमी अकाउंट को जहाँ भी अभी अगर लेयरिंग करके उसको पैसा भेजना है वो भेज सके। अहमदाबाद पुलिस ने डार्क रूम से जुड़े जिस गैंग को पकड़ा, उस गैंग ने 1000 से अधिक लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके उनके पैसे वसूले थे। वो हर रोज 1.5 करोड़ रुपए की वसूली करके ताइवान और चीन विदेश भेजते थे। हर गैंग अब तक 5000 करोड़ रुपए से अधिक पैसे विदेश भेज चुका था। चीन और ताइवान से उन पर ठगी का कारोबार और बढ़ाने का प्रेशर था। इसके लिए उनको हर रोज 10 करोड़ रुपए भेजने का टारगेट दिया गया था। डार्क रूम सेटअप करने का मॉड्यूल एक एग्जाम्पल से समझिए। डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए लखनऊ SGPGI की डॉक्टर रुचि टंडन से 2 करोड़ 81 लाख रुपए की ठगी की गई। यूपी STF ने डॉक्टर रुचि से ठगे गए पैसों का जो मनी ट्रेल बनाया, उसका खाका इस तरह का है। एक खाते से दूसरे खाते, दूसरे खाते से तीसरे खाते, तीसरे खाते से चौथे खाते, इस तरह ठगी का पैसा सैकड़ों खातों में पहुंचता है। अपराधी को जो सजा दिलाने के लिए पुलिस को पूरा मनी ट्रेल साबित करना पड़ता है, जो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। आपको लगता होगा कि इतने खातों में पैसा ट्रांसफर करने में कितना समय लगा होगा। आम आदमी को इतना सब कुछ करने में कई हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन डार्क रूम सेटअप हो तो ये सारा काम चुटकियों में हो जाता है। साइबर क्रिमिनल्स एक अकाउंट में पैसा डलवाते हैं, फिर उसको लेयरिंग करके अलग अलग अकाउंट्स में
रोटेट कराते हैं और फाइनली वो पैसा या तो दुबई जाता है या सेल्फ विड्रॉल होता है या अदर कंट्रीज़ में जाता है या USDT में कन्वर्ट होता है। तो इस सब प्रोसेस को कैसे फास्ट किया जाए, कैसे ऑटोमेटेड किया जाए और कैसे ह्यूमन लेस बनाया जाए, यानी कि उसके लिए टेक्नोलॉजी का जो उपयोग किया गया था वो ताइवानीज़ ने दी गई थी। और ताइवानीज़ इस जैसा अभी यहाँ भी एक सेटअप आप देख रहे हैं, ये सारे मोबाइल्स, और इससे आपके हर मोबाइल में एक अकाउंट पहले से एक्टिव है। OTP जैसे ही आएगा ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन के लिए वो ऑटोमेटेड रीड करेगा। तो ये इन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से कि 24/7 आपका नेट बैंकिंग एक्टिव रहे और आपको बार बार बैंक लॉगिन नहीं करना पड़े और पैसा वो जल्दी और बहुत फास्ट रोटेट हो जाए, क्योंकि 1930 पे जैसे विक्टिम कॉल करता है तो 3 लेयर तक अकाउंट्स फ्रीज़ हो जाते हैं। तो वो इनको पता है कि जैसे ही विक्टिम का पैसा हमारे अकाउंट्स में आएगा, इलीगल अकाउंट्स में, या तो वो फ्रीज़ होने का ज़्यादा चांसेस है। तो वो ये लोग रोटेट करते हैं और मल्टीपल लेयरिंग से वो उसको रोटेट किया जाता है ताकि जब तक हम एनफोर्समेंट एजेंसीज लास्ट अकाउंट तक पहुँचे तब तक वो पैसा विड्रॉ हो सके। झारखंड का जामताड़ा और राजस्थान का मेवात बद से ज्यादा बदनाम है। साइबर ठगी का सबसे बड़ा फंदा तो विदेशी जमीन से फेंका जा रहा है। विदेश से ऑपरेट होने वाले गैंग्स ने कुछ लोकल ठग भी हायर किए हैं जो अपना कट लेकर ठगी के काम में मदद करते हैं। गेमिंग एप्स, बैटिंग एप्स, इन्वेस्टमेंट एप्स और डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों से पैसे ठगे जाते हैं। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी VoIP के जरिए कॉल सेंटर विदेशी धरती पर ही बना लिए गए हैं, लेकिन भारतीय लोगों का पैसा सीधे सीधे विदेशी अकाउंट में नहीं लिया जा सकता। इसके लिए चाइनीज और ताइवानी गैंग्स ने भारत में ही डार्क रूम क्रिएट किया। जो कॉल सेंटर्स है वो आउट ऑफ इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन उनका जो टेक्निकल जो ऑटोमेटेड पेमेंट गेटवे है और ऑटोमेटेड पेमेंट का जो पूरा मैकेनिज्म है वो इंडिया में सेटअप करने में कुछ इंटरनेशनल लोग आते हैं यहाँ पे इंडिया में और वो ये सेटअप करते हैं, जिसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमें जानने को मिला कि ये ताइवानीज़ जो है, जो 4 लोग हमने पकड़े गए हैं, उनका ही रोल इसमें आ रहा था। इनमें से जो 2 मुख्य आरोपी हैं वो दोनों ऐसा करते थे कि वो वहाँ से यहाँ कुछ इक्विपमेंट्स लाते थे, डिवाइसेस लाते थे, वो यहाँ पे लोकल हेल्प के हेल्प से ये सेटअप करते थे, जिससे रूटेड मोबाइल्स जो इस तरह से रूट होते हैं कि उनको ऑटोमेटेड वे में सेटअप यहाँ पे कई जगहों पे, कई सिटीज़ में ये सेंटर्स इन्होंने इस्टेब्लिश करे। ये मोबाइल सेटअप करने के लिए ये ताइवानीज़ खुद अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, उनकी खुद की बनाई हुई टेक्नोलॉजी थी और सेटअप भी वो आके यहाँ पे करते थे। ये मोबाइल्स इस तरह से सेटअप करते थे कि यहाँ पे कोई मैनुअल इंटरफेस की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटेड वे में सेटअप होते थे और इनका पूरा ऑपरेशन वहाँ पे ताइवान में बैठे वहाँ के हेड ऑफिस से ये लोग कर सकते थे। बंद कमरे में पैसा ट्रांसफर करने का ऑटोमेटिक सिस्टम कई महीनों तक चलता रहा। इस दौरान कुछ लोग मोबाइल फोन को पिंग करने के लिए बारी बारी से डार्क रूम में आते थे। जानते हैं क्यों? इस सवाल का जवाब इंडिया टीवी के अहमदाबाद ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर ने तलाशा। ये मोबाइल देखिए जो 24 आवर चलते रहेंगे तो इनका कनेक्शन जो है वो भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए इनको थोड़े थोड़े टाइम पे पिंग किया जाता रहता है ताकि ये कंटिन्यूअस ऑपरेट होते रहे, इनका जो सेशन है वो लॉग आउट ना हो और इस तरह से कांस्टेंट ऑपरेशन जो है वो मॉनिटर किए जाते हैं विदेशों से और ऑटोमेटिकली पिन जनरेट होते हैं, ऑटोमेटिकली पैसा ट्रांसफर होता है और एक सोर्स से दूसरे सोर्स, दूसरे से तीसरे सोर्स में वो तुरंत ट्रांसफर हो जाता है ताकि अगर पता भी चले तब तक पैसा रिकवर करने में एजेंसीज जो हैं वो कामयाब ना हो पाए। पैसा पैसा पैसा, ऑनलाइन गेमिंग हो, ऑनलाइन बेटिंग हो, साइबर फ्रॉड हो या डिजिटल अरेस्ट हो, सबके पीछे है क्या? पैसा। ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। धोखा देने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया गया है। डार्क रूम उसी सिस्टम का एक अहम पार्ट है। डार्क रूम के अंदर जब हमारा कैमरा पहुंचा तो एक एक कर सारे राज खुलने लगे। हमें हांगकांग, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में बनाए गए कॉल सेंटर्स के बारे में पता चला। आपके फोन पर दिन भर जो अनवांटेड कॉल की घंटी बजती है, कभी सोचा है वो कॉल कहां से आता है? हर कॉल जामताड़ा और नुह मेवात का नहीं होता। फर्जीवाड़े की इस ट्रिंग ट्रिंग की इंटरनेशनल
कहानी की पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते, सुनील बात कर रहा हूँ तेरी पुलिस स्टेशन से। पुलिस की वर्दी, पुलिस की टोपी, टोपी पर नेशनल एम्बलम, कंधे पर सब इंस्पेक्टर के 2 स्टार्स, सीने पर पुलिस अधिकारी जैसे नेम प्लेट। अभी मैं आपको कनेक्ट और बोलने का रौबीला अंदाज। आप अपनी स्टेटमेंट कार्ड करवाइए ताकि नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके, अभी मुझे बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। सर संतोष पाटिल सर। किसी के भी मोबाइल फोन पर ऐसा वीडियो कॉल आएगा तो एक झटके में यही लगेगा कि कोई असली पुलिस वाला बात कर रहा है। सर बोलिए सर। देखिए, ये जो आपने FIR नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। बैकग्राउंड देखने के बाद शक की गुंजाइश और कम हो जाती है। कहीं से लगता ही नहीं कि कोई फ्रॉड है। दीवार पर एक तरफ गांधी जी की फोटो टंगी है, दूसरी तरफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगी है, साथ में पुलिस थाने का पूरा एम्बियंस है। मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ? सर संतोष पाटिल सर। ओके, अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए। बताइएगा। आप धोखा मत खाइए, ये सब कुछ फेक है। ये पुलिस वाला फेक है, पुलिस वाले की ये वर्दी फेक है। नहीं सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए। नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास पुलिस की टोपी, नेम प्लेट, बैज, कंधे पर लगे स्टार, टोपी पर लगा नेशनल एम्बलम, सब फेक है। फेक पुलिस वाला बनकर इसने दूसरों को टोपी पहनाने के लिए फेक टोपी पहनी है। नकली वर्दी पहनकर ये नकली पुलिस वाला जो कॉल कर रहा है, ये भी पूरी तरह फर्जी है। प्रदीप सावंत, प्रदीप सावंत, कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति के 1 साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके ओके, अभी आपको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ प्रदीप सावंत से। ओके हाँ सर। आप अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, जवाब दीजिएगा। ओके हाँ सर। सर नहीं है सर, नंबर। साइबर ठगी के सबसे लेटेस्ट और खतरनाक मॉड्यूल यानी डिजिटल अरेस्ट में ऐसा ही फेक कॉल आता है जो बिल्कुल असली जैसा लगता है। वर्दी पहनकर साइबर फ्रॉड पहले बातें करते हैं, विक्टिम से ही विक्टिम की जानकारी इकट्ठा करते हैं, फिर किसी सीरियस केस में फंसाने का डर दिखाते हैं, विक्टिम के अंदर जेल जाने का खौफ भरते हैं और फिर जांच के नाम पर सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेते हैं। ओके, अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए। बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो हायर पोजीशन में हैं, वो उनको लगता है कि हो सकता है कहीं ये जेन्युइन ना हो, मेरा कहीं मोबाइल एक्चुअली कोई ड्रग में इन्वॉल्व ना हो, कहीं मैं अरेस्ट हो जाऊं। और आजकल थोड़ा सा डर की वजह से जो है लोग इस तरीके से पैसा दे देते हैं। उनको लगता है अपनी इज्जत कहीं ख़त्म ना हो जाए, उसके हिसाब से। मतलब बेसिकली कोई भी जो साइबर क्राइम जो आज हो रहा है, या तो लालच का कारण है मेन, या डर का है। मतलब या तो फियर क्रिएट करेंगे या आपको वो लालच देंगे। साइबर ठगी का गिरोह जब किसी पुरुष या महिला को डिजिटल अरेस्ट करता है तो उसे हर समय वीडियो कॉल पर लाइव रखता है। इस दौरान उसकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है, एक एक अकाउंट के बारे में जानकारी ली जाती है और फिर डरा धमकाकर विक्टिम का हर खाता खाली कर लिया जाता है। डिजिटल अरेस्ट में डार्क रूम का क्या काम? डार्क रूम में रूटेड मोबाइल क्यों लगाए? डार्क रूम से कॉल जाता है लेकिन ठग कहां होते हैं? इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए इंडिया टीवी ने तहकीकात की। सबसे पहले डार्क रूम का सेटअप समझना जरूरी है। एक बार आप पैसा डाल देते हैं तो जो एक सेटअप है, जो हमने अभी अरेस्ट मतलब उसमें पकड़ा है यहाँ से अलग अलग जगहों से, तो इनके लिए जो लोग काम करते हैं
वो एक डमी अकाउंट्स में ये एक पूरा सेटअप मिलता है कि जिसमें अलग अलग जो मोबाइल है वो आप एक वीडियो भी देख सकते हो सेटअप में। जो हमने पकड़ा तब ये उस जगह से हमने ये ऐसा सेटअप चल रहा था जहाँ काफ़ी सारे मोबाइल एक यूएसबी हब से जुड़े हुए थे और राउटर से कनेक्टेड थे। फिर उसमें फर्दर हमने इन्फॉर्मेशन ली कि ये क्या हो रहा है। तो ये जो सेटअप है उसमें बेसिकली ये है कि ये कुछ रूटेड मोबाइल्स है जिसमें ये जो माफिया से जो ये गैंग चला रहे हैं उसने उसमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखी होती है। और ये पूरा सेटअप इसलिए चलाया जाके जो भी डमी अकाउंट्स ये जो ठगी करके पैसे जो डिपॉजिट किए जाते हैं या इलीगल बैटिंग स्कैमिंग या कोई भी अलग इलीगल एक्टिविटी से पैसा आता है वो इस बैंक अकाउंट्स में जमा किया जाता है। और ये बैंक अकाउंट्स अगर वो लोग वहाँ पे बैठे ताइवान या कोई अदर कंट्री में 24/7 ऑपरेट कर सके तो इसमें बेसिकली ये जो रूटेड मोबाइल में जो भी डमी बैंक अकाउंट है उनका सिम कार्ड इंसर्ट किया जाता है और बैंक की एप्लीकेशन इसमें होती है ताकि ओटीपी वगैरह इसमें ऑटोमेटेड फॉरवर्ड हो। फिर ये रूटेड मोबाइल को यूएसबी हब से चार्जिंग हब से ज्वाइन किया जाता है ताकि मोबाइल 24/7 काम हो। और फिर को उनसे एक माइक्रो प्रोसेसर और उनके साथ राउटर से कनेक्ट किया जाता है। और ये पूरी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन जो उनके मास्टरमाइंड अगर सपोर्टिंग कॉल सेंटर ताइवान में है तो ताइवान में या अगर हांगकांग में है तो वहाँ से ये ज्वाइन किया जाता है। तो यहाँ से जितने भी डमी बैंक अकाउंट्स है वो अल्टीमेटली यूज़ होते हैं इंडिया के बाहर से। ठगों के डमी अकाउंट में जिसे वो सरकारी खाता बताते हैं उस खाते में जब भी पैसा आता है तो बिना किसी देरी के वो पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। रात के 2 बजे भी खाते में पैसा आएगा तो 2:01 होने से पहले ही पैसा उस खाते से निकलकर अलग अलग खातों में पहुंचा दिया जाता है। और ये सब ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना होता है। बोले तो पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम। एक अकाउंट में पैसे आने का एसएमएस आते ही मोबाइल और मिनी कंप्यूटर में लगा एप्लीकेशन काम करना शुरू कर देता है। दिन हो रात, सुबह हो या शाम, एक अकाउंट का पैसा तुरंत अलग अलग अकाउंट्स में भेज दिया जाता है। पैसा भेजने का ओटीपी आता है तो मोबाइल में लगा ताइवानी एप्लीकेशन उसे खुद रीड करता है, ओटीपी को ऑटोमेटिक फॉरवर्ड करता है और पैसा ट्रांसफर करता है। मल्टीपल अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर करने का यह सारा प्रोसेस 2 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। साइबर ठगी का शिकार जब भी ठगी की शिकायत करता है, पुलिस को फोन करता है, 1930 पर कॉल करता है या cybercrime@gov.in पर ईमेल करता है तो पुलिस 3 लेयर तक के अकाउंट्स फ्रीज कर देती है। यानी ठगी वाले अकाउंट से पैसा जिस अकाउंट में गया और वहां से पैसा जिस अकाउंट में पहुंचा उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन शिकायत करने और पुलिस को एक्टिव होने से बहुत पहले ही डार्क रूम का ऑटोमेटेड सिस्टम उस पैसे को 3 से बहुत ज्यादा लेयर्स के खातों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। साइबर पुलिस अकाउंट टू अकाउंट मनी ट्रांसफर को ट्रैक कर सकती है, चाहे कितनी भी लेयर में पैसा ट्रांसफर किया गया हो। इसी चेन को तोड़ने के लिए साइबर ठग क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं और अचानक जो पैसा है वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होते होते किसी एक अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी को ख़रीद लिया जाता है या USDT जैसी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं उसको अमूमन ख़रीद लिया जाता है और उसके बाद उसे डार्क वेब के ज़रिए विदेशों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहाँ जाकर के मनी ट्रेल बंद हो जाता है और पैसा कहाँ गया ये किसी को पता नहीं चलता। अभी तो ये पूरे एरोप्लेन मोड में हमने जो सिस्टम पकड़ा था वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे जो भी ऑपरेट कर रहा है तो ये सिस्टम में पूरा ऑटोमेटेड होता है कि जो भी OTP इसमें आता है वो पूरा ऑटोमेटेड करके ट्रांजैक्शन होते हैं। जो भी विक्टिम का पैसा आता है और वही पैसा वो लोग रूट करके आगे USDT और क्रिप्टो करेंसी में आगे भेजते हैं। और ये पूरा सिस्टम 24/7 कांस्टेंट चलता रहता है। उनके लिए यहाँ पे इंडिया में काफ़ी एजेंट्स हैं जो उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं और ये डमी अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। ये जो डमी कॉल करने वाले सेंटर है जो हमने अब तक की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये कॉल सेंटर इंडिया के बाहर से कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार वहाँ पे काफ़ी ऐसे सेंटर है जहाँ से इंडिया और अलग अलग पार्ट से लोगों को जॉब के बहाने वहाँ भेजा जाता है। ऐसे एक ऐसा कॉल सेंटर हम देख सकते हैं जो कैसे काम करता है। तो उसमें काफ़ी लोगों को अगर जॉब के बहाने से वहाँ जाएंगे तो उसको साइबर स्लेवरी करवाते हैं ये वहाँ पे और फोर्सफुली उनको मार के या तो ड्रग्स दे के उनसे काम करवाया जाता है। कुछ लोग वॉलंटरी भी करते हैं और ऐसे ही कॉल सेंटर से इंडियन लोगों को ठगाई की जाती है। और ये जो पूरी गैंग ये चलाने वाली है जो ऊपर अब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया, देयर आर
मल्टीपल गैंग्स, काफ़ी सारी 50 से ज़्यादा माफिया गैंग्स है जो ये पूरा ऑर्गेनाइज वे में ये रैकेट चलाती है, जिसके अलग अलग एजेंट्स हैं जो बैंक अकाउंट, सिम कार्ड्स, कॉल सेंटर और ये सारा काम करते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो कॉल सेंटर दिख रहा है, ऐसा कॉल सेंटर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ताइवान, इंडोनेशिया में सैकड़ों की तादाद में बने हुए हैं। फॉरेन जॉब के ऑफर देकर भारतीयों को यहां बुलाया जाता है, फिर उनके पासपोर्ट वगैरह जब्त कर उनसे जबरन काम कराया जाता है। इन कॉल सेंटर्स में फोन लाइन की जगह कंप्यूटर नेटवर्क इंस्टॉल हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इंटरनेट के VoIP सिस्टम से कॉल करने पर वो कॉल कभी भी ट्रेस नहीं हो पाता है। अगर किसी तरह कॉल सेंटर की लोकेशन ट्रेस हो भी जाएगा तो भारत की पुलिस विदेशी धरती पर आसानी से रेड नहीं मार सकती। इसका क्या लॉजिक है सर कि कॉल सेंटर आपका विदेश में और जो मनी के रोटेशन का जो प्रोसेस है वो इंडिया में आपने सेटअप किया हुआ है? फॉरेन में रहने का ये है, एक तो हम फॉरेन एरिया में रेड नहीं कर सकते। आईपी अगर हम उनका मांगा जाएगा, सपोज करो उनकी कॉल आई है तो नॉर्मली आईपी मांगा जाता है, तो आईपी फॉरेन कंट्री का आएगा, उससे ज़्यादा फिर हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये सारा इंडिया में इसलिए है क्योंकि इंडियन अकाउंट्स है, जो विक्टिम्स हैं वो ज़्यादातर क्या 100% इंडियंस हैं, तो उनके इंडियन अकाउंट्स हैं, इसलिए ये सारा सेटअप इंडिया में है। आप समझिए कि डार्क रूम भी कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड में ही क्यों बनाए जाते हैं। ये सवाल हमने अहमदाबाद साइबर पुलिस की डीसीपी डॉक्टर लविना सिन्हा से पूछा। एक तो ट्रैकिंग डिफिकल्ट है और वहाँ पे पुलिस जाके पकड़ती भी नहीं है, तो काफ़ी बड़े पाए पे ये कॉल सेंटर्स चल रहे हैं जो हर तरह के फ्रॉड के लिए वहाँ से फ़ोन कॉल्स करते हैं। लेकिन अकाउंट होल्डर्स तो इंडियंस ही चाहिए, इसलिए इस तरह का सेटअप इंडिया में ये लोग सेटअप कर रहे हैं, ये वहाँ पे नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दरअसल ठगी की जाती है इंडिया में। ठगी के विक्टिम का खाता होता है इंडिया में। भारत के एक बैंक के खाते से भारत के दूसरे बैंक खाते में पैसा भेजना आसान है। हर बैंक खाते में इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर की सुविधा नहीं होती, इसलिए डार्क रूम का सेट भारत में ही बनाया जाता है। ठगी सिंडिकेट के लिए ये सुविधा भी है और मजबूरी भी। इसमें ऐसा है कि ये जो बैंक अकाउंट्स है ये सिर्फ डिजिटल अरेस्ट के लिए नहीं यूज़ हो रहे हैं, ये हर तरह के फ्रॉड और गैरकायदेसर प्रवृत्ति के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो यही अकाउंट्स और इन्हीं रूटेड मोबाइल्स के थ्रू अकाउंट का जो हैंडलिंग है वो गेमिंग के लिए भी हो सकता है, बेटिंग के लिए भी होगा, ऑनलाइन कैसीनो के लिए भी यूज़ हो रहा है जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है, प्लस डिजिटल अरेस्ट, शेयर मार्केट फ्रॉड सबके लिए यूज़ हो रहा है। तो ये एक्टिवेट काफ़ी पहले हुए हैं, बट इनकी अलग अलग लेयर के हिसाब से ये फंक्शन कर रहे हैं। चीन, ताइवान और हांगकांग में बैठे गैंग भारत में इतना बड़ा रैकेट ऑपरेट कर रहा था और यहाँ किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। लेकिन तहकीकात में इस मॉडल के सारे राज खुल गए। डार्क रूम का सारा राज उजाले में आ गया। अभी 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इससे 10 गुना से ज्यादा लोग रडार पर हैं। जुर्म किया है तो कानून अब सबका हिसाब करेगा। 13 दिन का डिजिटल अरेस्ट और 79,34,000 रुपए की ठगी हो जाती है। अहमदाबाद के एक सीनियर सिटीजन के साथ इतनी बड़ी ठगी हुई तो वो चुप नहीं बैठे। वो पुलिस के पास गए, सारी जानकारी केकर शेयर की, FIR कराई और इस केस की तहकीकात में सहयोग लगातार देते रहे। अहमदाबाद पुलिस ने भी इस रिपोर्ट को, इस शिकायत को एक चैलेंज की तरह से लिया। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर के एक एक डिटेल को हासिल किया। साइबर फ्रॉड्स की तमाम चालाकियों के बावजूद आखिरकार पुलिस को एक क्लू मिल ही गया और फिर एक नहीं 4 डार्क रूम मिले। वडोदरा के डार्क रूम का दरवाजा खुला तो एक साथ कई केस के बंद दरवाजे खुलने लगे। वडोदरा के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और साइबर पुलिस की टीम ने दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में भी छापा मारा। राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी में गली नंबर 5 में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के 1 BHK रूम को ही डार्क रूम बना दिया गया था। अहमदाबाद पुलिस यहां आई तो झारखंड के सैफ हैदर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सैफ हैदर उस वक्त यहां के डार्क रूम के अंदर ही मौजूद था। सैफ हैदर गोविंदपुरी की गली नंबर 5 के 372 मकान नंबर में इसी रूम के अंदर रहता था। ये फ्लैट है जिसके अंदर जो सैफ हैदर है
वो यहाँ रहता था। बताया जाता है कि वो झारखंड का रहने वाला है। दिल्ली के अंदर जो डार्क रूम है वो यहाँ पर बनाया गया था, इसी फ्लैट के अंदर बनाया गया था और यहीं से जो सैफ हैदर है उसको अहमदाबाद जो साइबर क्राइम की टीम है वो अरेस्ट करती है। 40 से 45 फोन रिकवर किए जाते हैं, लैपटॉप रिकवर किए जाते हैं और पूरा डाटा जो है वो यहाँ से साइबर की टीम जो है अहमदाबाद साइबर क्राइम की वो लेकर जाती है। तो फिलहाल जो हैदर है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अगला नंबर विशाखापट्टनम का आया। आंध्र प्रदेश के इस शहर में भी इस रेजिडेंशियल यूनिट को डार्क रूम में कन्वर्ट कर दिया गया था। बाहर एकदम सन्नाटा और अंदर हर रोज करोड़ों का ट्रांजैक्शन। दिल्ली और विशाखापट्टनम के डार्क रूम में भी रूटेड मोबाइल, राउटर और मिनी कंप्यूटर का वैसा ही सिस्टम इंस्टॉल किया गया था जैसा वडोदरा में मिला था। इस सिस्टम का ऐप ताइवानियों ने प्रोवाइड कराया था और साइबर फ्रॉड से पैसे की वसूली करने वाला गैंग हांगकांग और दुबई में बैठा था। सपोज करो एक गेमिंग ऐप है। गेमिंग ऐप में एक तो विक्टिम के अकाउंट्स होंगे और गेमिंग जो चला रहा है, खिला रहा है, जो कर रहा है उसके अकाउंट होंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ अकाउंट्स प्रोवाइड करवाएंगे कि भाई हम आप घुमा के आपका पैसा आरोपी के अकाउंट में आ जाएगा। तो वो ऐप ताइवानीज प्रोवाइड करते थे। वो लोग बता रहे हैं कि टोटल टर्नओवर पे उनको कमीशन मिलता था और वो कमीशन हवाला के थ्रू जाता। अब आपको उस केस के बारे में बताते हैं जिस केस ने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को डार्क रूम तक पहुंचाया। दरअसल अहमदाबाद के ही एक बुजुर्ग को 13 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा गया था। इन 13 दिनों में उनको डरा धमकाकर 79,34,000 रुपए ऐंठे गए। सिटीजन को पहले एक नंबर से कॉल आती थी कि आपके इस नंबर से जो बातचीत हुई है और वो इलीगल एक्टिविटीज में यूज हुए हैं, जिसमें प्रोफाइल में पुलिस इंस्पेक्टर की फोटो होगी या सीबीआई की कोई फोटो बना के नेट से मॉर्फ करके बना के डाल दिया हुआ। एफआईआर में भी सीनियर सिटीजन थे, उनको बोला गया था कि आपका जो मोबाइल है, हम ट्राई से बोल रहे हैं और हमें पता चला है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं और हमें पता चला है कि आपका जो मोबाइल है वो इलीगल एक्टिविटीज में यूज हुआ है। पुलिस ने इस केस में मनी ट्रेल को पकड़कर जांच शुरू की। विक्टिम के अकाउंट में से 6 लाख रुपए वडोदरा एसबीआई में भव्य इन्फोटेक के अकाउंट में गए थे। पुलिस ने अकाउंट होल्डर भावेश सुतार को गिरफ्तार कर पूछताछ की। भावेश ने अपना खाता लीलेश प्रजापति और जयेश सुतार को कमीशन पर दिया था। अकाउंट में होने वाले ट्रांजैक्शन के हिसाब से भावेश को कमीशन मिलता था। क्राइम ब्रांच ने लीलेश और जयेश दोनों को गिरफ्तार किया। लीलेश और जयेश ने प्रवीण पंचोली उर्फ पीके का नाम लिया, उसे भी अरेस्ट किया गया। लीलेश और जयेश ने वडोदरा के मॉल में एक ऑफिस भी किराए पर लिया था। पुलिस ने वहां छापा मारा तो डार्क रूम का पता चला। इसमें वो 13 दिन डिजिटल अरेस्ट में रहे थे। तो इस एफआईआर के बेसिस पे हम जब आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो हमें 2 वर्टिकल्स हमने इन्वेस्टिगेशन में लिए थे। एक तो पूरी फाइनेंशियल ट्रेल, जो मनी ट्रेल है कि किस अकाउंट से किस अकाउंट में पैसे जा रहे हैं और फर्दर वो अकाउंट सप्लाई कौन कर रहा है, उस तरफ हमारा एक इन्वेस्टिगेशन था। इसी में हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमें ये जानने को मिला कि जो कॉल सेंटर्स है वो आउट ऑफ इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन उनका जो टेक्निकल जो ऑटोमेटेड पेमेंट गेटवे है और ऑटोमेटेड पेमेंट का जो पूरा मैकेनिज्म है वो इंडिया में सेटअप करने में कुछ इंटरनेशनल लोग आते हैं यहाँ पे इंडिया में और वो ये सेटअप करते हैं। डार्क रूम में डबल सिम वाले 20 रूटेड मोबाइल, स्टैंड, राउटर, मिनी लैपटॉप और 24/7 इलेक्ट्रिक सप्लाई का सिस्टम लगा था। पुलिस ने उन मोबाइल फोन की जांच की तो दूसरे 120 मोबाइल की जानकारी मिली। वहीं से मिली लीड के आधार पर 4 ताइवानियों को अरेस्ट किया गया। इन चारों ने ही वडोदरा के डार्क रूम के लिए ऐप सप्लाई किया था और उसे इंस्टॉल करने का टेक्निकल सपोर्ट दिया था। ये कॉल सेंटर्स नहीं है, ये जो आपने ये कॉल सेंटर नहीं है। ये कॉल सेंटर जैसा कि हमारे केस में था, वो उनका जो वो हांगकांग के वहाँ से ऑपरेट हो रहा था जहाँ से कॉल आई थी। ये बेसिकली अकाउंट्स में से पैसा रोटेट कैसे किया जाए और कैसे डेस्टिनेशन अकाउंट पे पैसा पहुंचाया जाए, उसके लिए ये सारा सेटअप किया गया। ठगी का ये धंधा पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो चुका है। साइबर क्रिमिनल्स अलग अलग यूनिट बनाकर काम करते हैं। पहला यूनिट प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड जुटाने का काम करता है। दूसरा यूनिट बैंक अकाउंट खुलवाने का काम करता है।
तीसरा यूनिट डार्क वेब और पब्लिक डोमेन में लोगों का डेटा इकट्ठा करता है। चौथा यूनिट एक्सपर्ट्स ठगों का होता है जो लोगों से बात करता है। पांचवा यूनिट टेक्निकल सपोर्ट टीम का होता है और छठा यूनिट कॉल सेंटर के लिए लोगों की भर्ती करता है। तो इस पूरी जांच के दौरान हमें ये जानने को मिला कि ये लोग काफ़ी वर्टिकल्स में काम करते हैं। एक वर्टिकल है जो कॉल सेंटर ऑपरेट करता है, जो अधिकतर इंडिया के बाहर से ऑपरेट होता है। हमारे केस में भी इंडिया के बाहर से ऑपरेट हो रहा था। दूसरा वर्टिकल है जो टेक्नोलॉजी, पेमेंट की टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है। वो पेमेंट गेटवे हो सकता है, पेमेंट ये रूटेड मोबाइल्स के थ्रू हो सकता है, और प्लस इवन फिजिकल जो अकाउंट्स होते हैं जो एजेंट के थ्रू ये लोग म्यूल अकाउंट्स लेते हैं। तो ये एक पेमेंट वाला पैरेलल क्रिएट होता है पेमेंट चैनल करने के लिए। जो तीसरा है वो है कि ह्यूमन रिसोर्स, HR इनको चाहिए। इनको HR हर चीज़ के लिए चाहिए। इनको HR म्यूल अकाउंट्स को लाने के लिए, म्यूल अकाउंट होल्डर्स को ढूंढने के लिए भी HR चाहिए। इनके ये जो सेंटर्स है उसको रन करने के लिए 1 या 2 व्यक्ति इनको लोकल चाहिए होते हैं, जो थोड़ा टेक सैवी होते हैं, जो इसको कोई एरर आए, कोई मैल फंक्शन हो तो उसे ऑपरेट कर सकते हैं। और प्लस इनको HR अपने कॉल सेंटर्स के लिए भी चाहिए। तो इस तरह से 3 वर्टिकल्स में ये काम कर रहे थे। अखबारों में छोटे छोटे कॉलम में छपने वाले और सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड होने वाले फॉरेन जॉब स्कैम के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ताइवान, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगों का गैंग मिडिल क्लास के भारतीय युवाओं की भर्ती कर उनको फिलीपींस और कंबोडिया पहुंचा देता है। साइबर ठगों का सिंडिकेट कॉल सेंटर में भर्ती कर उनसे ठगी का धंधा कराता है। इन कॉल सेंटर्स में जॉब करने वालों को भी सालाना टर्नओवर और डेली वसूली का टारगेट अचीव करना पड़ता है।